नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर है विद्युत क्षेत्र से। हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने विद्युत क्षेत्र में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट का शुभारंभ किया है। ग्रीन टर्म अहेड मार्केट नवीकरणीय ऊर्जा के अल्पकालिक व्यापार के लिए एक विशेष मंच प्रदान करेगा और ये पहला मंच होगा जहां नवीकरणीय ऊर्जा का प्रथम बार भौतिक व्यापार किया जाएगा। आइए अब ग्रीन टर्म अहेड मार्केट की मुख्य विशेषताएं जानते हैं। ग्रीन टर्म अहेड मार्केट अनुबंध के माध्यम से अनुसूचित ऊर्जा को क्रेता का नवीकरणीय खरीद दायित्व यानी रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन आरपीओ अनुपालन माना जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले पवन या सौर ऊर्जा कंपनी से विद्युत खरीदने वाले खरीदार ये दावा नहीं कर सकते थे कि उन्होंने आरपीओ अनुपालन को पूर्ण कर लिया है। आरपीओ तंत्र दरअसल एक दायित्व है जिसके तहत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से कुछ प्रतिशत विद्युत खरीदनी पड़ती है। ग्रीन टर्म अहेड मार्केट अनुबंधों को सौर आरपीओ और गैर सौर आरपीओ में विभाजित किया जाएगा, क्योंकि इनके लिए आरपीओ लक्ष्य भी अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। इसमें ग्रीन इंट्राडे, डे अहेड कंटिजेंसी और दैनिक और साप्ताहिक अनुबंध शामिल होंगे। मूल्य का निर्धारण निरंतरता के आधार पर किया जाएगा, यानी मूल्य अधिमान्य समय पर निर्धारित होंगे। आइए अब ग्रीन टर्म अहेड मार्केट के लाभों को भी जानते हैं। ये नवीकरणीय ऊर्जा समृद्ध राज्यों पर बोझ को कम करेगा, स्वयं की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को विकसित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करेगा। ये नवीकरणीय ऊर्जा कारोबारी क्षमता संवर्धन को बढ़ावा देगा और देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा। ये प्रतिस्पर्धी कीमतों और पारदर्शी लचीली खरीद के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा खरीदारों को लाभान्वित करेगा। साथ ही इसके तहत संपूर्ण देश के बाजार तक पहुंच प्राप्त होने से विक्रेताओं को भी लाभ प्राप्त होगा। अगली खबर कृषि क्षेत्र से है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना यानी पीएमकेएसवाई के तहत 27 शीत श्रृंखला परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन परियोजनाओं को प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना के तहत अनुदान प्रदान किया गया है। इससे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए आधुनिक, नवीन, अवसंरचनात्मक और प्रभावी शीत श्रृंखला सुविधाओं के निर्माण में सहायता प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से युक्त एक आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करना है। देश में शीत श्रृंखला अवसंरचना अपर्याप्त होने के साथ साथ इसके वितरण की स्थिति भी निम्न स्तरीय बनी हुई है, जिसकी वजह से देश में खाद्य पदार्थों की अत्यधिक बर्बादी होती है। उदाहरण के लिए शीत श्रृंखला के अभाव के कारण 4.6 से 15.9% फल और सब्जियों तथा लगभग 2.7% मांस बर्बाद हो जाता है। इस परियोजना से कृषि आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करने, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर सृजित करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही किसानों एवं अंतिम उपयोगकर्ताओं को बेहतर मूल्य प्रदान करने और संबद्ध क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने में भी सहायता मिलेगी। आइए अब शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन तथा परिरक्षण अवसंरचना योजना के बारे में जानते हैं। इसका उद्देश्य खेत से लेकर उपभोक्ता तक बिना किसी अवरोध के एकीकृत शीत श्रृंखला और परिरक्षण अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करना है। इसमें संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला के साथ साथ अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण भी शामिल है, जैसे पूर्व शीतलन, भार मापन, पृथक्करण, श्रेणीकरण आदि। इस योजना का कार्यान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। समायोजित सकल राजस्व एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू एजीआर के संबंध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय। दरअसल एजीआर सरकार और दूरसंचार कंपनियों के बीच एक शुल्क साझाकरण तंत्र है। इसे वर्ष 1999 में निर्धारित लाइसेंस शुल्क मॉडल से राजस्व साझा शुल्क मॉडल में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस मॉडल के तहत दूरसंचार कंपनियों द्वारा केंद्र सरकार को राजस्व हिस्सेदारी के रूप में लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रभारों का भुगतान किया जाना आवश्यक होता है। इस राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए प्रयुक्त की जाने वाली राजस्व राशि को ही एजीआर के रूप में संदर्भित किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के तहत दूरसंचार कंपनियों को अपने कुल एजीआर बकाया राशि का 10% अग्रिम भुगतान 31 मार्च 2021 तक करना होगा और शेष राशि उन्हें आगामी 10 वर्षों में समान वार्षिक किस्तों में करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार विभाग द्वारा भुगतान के लिए की गई 20 वर्षीय मांग को खारिज कर दिया है और बकाया राशि के पुनर्मूल्यांकन को भी अस्वीकार कर दिया है। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू से संबंधित विवाद। दूरसंचार विभाग के अनुसार राजस्व गणना में एक टेलीकॉम कंपनी द्वारा अर्जित सभी प्रकार के राजस्व शामिल होने चाहिए, जिसमें गैर दूरसंचार स्रोतों जैसे ब्याज जमा और परिसंपत्तियों की बिक्री आदि से प्राप्त राजस्व भी समाहित होना चाहिए। दूरसंचार कंपनियों का मानना है कि एजीआर में केवल दूरसंचार सेवाओं से उत्पन्न राजस्व को ही शामिल किया जाना चाहिए और गैर दूरसंचार राजस्व को इससे बाहर रखा जाना चाहिए।
अगली खबर यूएनएससी में सुधार से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग की गई है। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान ने यूएनएससी में सुधार प्रक्रियाओं में तेजी लाने का आह्वान किया है। दरअसल इन 4 देशों को G4 के रूप में भी जाना जाता है, जो एक विस्तारित यूएनएससी में स्थायी सीटों पर निर्वाचन के लिए एक दूसरे के दावों का समर्थन करते हैं। इस मुद्दे पर अंतर सरकारी समझौता वार्ताओं से 1 दशक से भी अधिक समय से कोई अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। ये संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत 2009 में गठित एक समूह है जो यूएनएससी सुधारों पर विचार कर रहा है। G4 ने यूएनएससी को कॉमन अफ्रीकन पोजीशन कैप के अनुरूप रूपांतरित करने की भी कार्रवाई की मांग की है और स्पष्ट किया है कि वार्ता को उन देशों द्वारा बाधित किया जा रहा है जो सुधारों के प्रति इच्छुक नहीं है। यूएनएससी के विस्तार के लिए कैप को अफ्रीकी संघ की एजुलविनी सहमति और सिरते घोषणा पत्र के तहत निर्धारित किया गया है। दोनों ही दस्तावेज कम से कम 2 स्थायी और 2 से 5 अस्थायी यूएनएससी सीटों को अफ्रीकी देशों को प्रदान करने की मांग करते हैं। यूएनएससी सुधार एजेंडे में 5 क्षेत्र शामिल हैं, जैसे सदस्यता की श्रेणियां, 5 स्थायी सदस्यता द्वारा प्रयुक्त वीटो से संबंधित प्रश्न, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, एक विस्तारित परिषद का आकार और उसकी कार्यप्रणाली तथा सुरक्षा परिषद एवं महासभा के बीच संबंध। अगली खबर भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित है। भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन पर पहल का शुभारंभ किया गया। भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए आपूर्ति श्रृंखला को भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार के लिए एक त्रिपक्षीय दृष्टिकोण के रूप में जापान द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना और साझेदार देशों के साथ पारस्परिक रूप से पूरक संबंध स्थापित करना है। वर्ष 2019 में इन 3 देशों का संचयी सकल घरेलू उत्पाद लगभग $9.3 ट्रिलियन था और उनकी पण्य वस्तुओं का व्यापार $2.7 ट्रिलियन था। वहीं सेवाओं का व्यापार $0.9 ट्रिलियन था। आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन पर ये पहल एक राष्ट्र द्वारा एक या कुछ अन्य देशों पर निर्भर होने की बजाय आपूर्ति करने वाले राष्ट्रों के एक समूह की सहायता से अपने आपूर्ति जोखिम को कम करने पर बल देती है। ये प्रतिकूल घटनाओं के बेहतर प्रबंधन और मूल्य अस्थिरता को अनुशासित करने में भी सहायता करेगी। आइए अब सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव SCRI का महत्व जानते हैं। इससे चीन पर निर्भरता कम होगी, भागीदार देशों के बीच सहयोग में वृद्धि होगी। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत पहले से ही अमेरिका के साथ चतुष्कोषीय सुरक्षा संवाद यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के भागीदार देशों के रूप में शामिल हैं। भारत प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखलाओं को दोबारा प्रारंभ करना सुविधाजनक होगा। SCRI सुदृढ़ आपूर्ति और विनिर्माण श्रृंखलाओं के निर्माण के लिए आसियान के साथ मिलकर कार्य कर सकती है, जो बाह्य आघातों और प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। SCRI से भारत को प्राप्त होने वाले लाभ। ये भारत को मेक फॉर वर्ल्ड यानी विश्व के लिए विनिर्माण के अनुरूप आपूर्ति हब के रूप में उभरने में सहायता प्रदान करेगी और साथ ही जापान के साथ व्यापार घाटे को कम करने में मदद करेगी। आइए अब जानते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। फॉरेंसिक लेखांकन और जांच मानक फैस, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI ने फैस पर विचार विमर्श करने के लिए एक समिति का गठन किया है। फैस यानी फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड्स। फैस का उद्देश्य फॉरेंसिक और जांच में सर्वोत्तम प्रथाओं को संहिताबद्ध करना और इन क्षेत्रों में कार्य संचालन के लिए आधारभूत गुणवत्ता युक्त मानदंड निर्धारित करना है। इससे भारत फॉरेंसिक लेखा और जांच मानकों का एक समुच्चय जारी करने वाला विश्व का एक प्रथम देश बन जाएगा। ICAI देश में चार्टर्ड अकाउंटेंसी के पेशे को विनियमित करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम 1949 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की आत्महत्या और दुर्घटनावश हुई मृत्युओं पर वार्षिक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष, आत्महत्या और दुर्घटनावश हुई मृत्युओं के मामले में वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में वृद्धि दर्ज की गई है। शहरों में आत्महत्या की दर 13.9%, अखिल भारतीय औसत 10.4% की तुलना में अधिक है। आत्महत्या के प्रमुख कारणों में पारिवारिक समस्याएं, विवाह संबंधी समस्याएं और चिरकालिक रोग हैं। कृषि क्षेत्र में आत्महत्या की दर कुल आत्महत्याओं का 7.4% है। दैनिक वेतन भोगियों के बीच आत्महत्या की घटनाएं सर्वाधिक हो रही हैं। दुर्घटना में मृत्यु के कारण यातायात दुर्घटनाएं 43.9%, आकस्मिक मृत्यु 11.5% और नदी, तालाब आदि में डूबने से 7.9% रहे हैं।
पोषण माह। प्रतिवर्ष सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इस माह के दौरान पोषण जागरूकता और पोषण अभियान से संबंधित गतिविधियों को सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा जमीनी स्तर तक संपन्न किया जाएगा। पोषण अभियान राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत भारत का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे वर्ष 2018 में बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण स्थिति में सुधार के लिए प्रारंभ किया गया था। रोबोट रक्षक। ये रेलवे द्वारा डिजाइन किया गया एक स्वास्थ्य सहायक रोबोट है, जो दूर से ही चिकित्सक और रोगी के बीच संवाद स्थापित कर सकता है। ये तापमान, नाड़ी स्पंदन और ऑक्सीजन प्रतिशत जैसे स्वास्थ्य मापदंडों का मापन करने में सक्षम है। ये रोगियों को दवाइयां और भोजन प्रदान करने के साथ साथ चिकित्सक और रोगी के बीच दो तरफा वीडियो संचार को भी स्थापित करने में समर्थ है। परमाणु अपशिष्ट से निर्मित बैटरी। कैलिफोर्निया की एक कंपनी ने कृत्रिम हीरे के खोल में कार्बन 14 परमाणु अपशिष्ट को संग्रहित करके सेल्फ चार्जिंग बैटरी का निर्माण किया है। कार्बन 14 या रेडियो कार्बन कार्बन का एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है। इससे जीवित जीवाश्मों से उत्पन्न होने वाले कार्बनिक पदार्थों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ आयु अनुमान उपलब्ध करवाने में सहायता प्राप्त होती है। ये पुरातत्व वस्तुओं के काल निर्धारण में सहायक है। ये बैटरी रेडियोधर्मी अपक्षय के परिणाम स्वरूप हीरे के खोल में फैल गए और निक्षेपित हो गए इलेक्ट्रॉनों की बौछार से स्वयं विद्युत उत्पन्न करने में सक्षम है। कंपनी का दावा है कि ये बैटरी एक बार चार्ज होने पर 28,000 वर्ष तक कार्य कर सकती है। कैलाश मानसरोवर। हालिया भारत चीन तनाव के बीच चीन ने मानसरोवर झील के निकट सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल बेस का निर्माण किया है। आपको बता दें कि ये झील कैलाश मानसरोवर का एक भाग है। माउंट कैलाश और मानसरोवर झील, जिसे आमतौर पर कैलाश मानसरोवर स्थल के रूप में जाना जाता है, ये 4 धर्मों द्वारा पूजनीय है, जिनमें हिंदू, तिब्बती बौद्ध, जैन और बोन, जो कि बौद्ध धर्म के पूर्व तिब्बत का धर्म था, इन सभी 4 धर्मों के द्वारा पूजनीय है। इस स्थल से 4 नदियां प्रवाहित होती हैं: सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कर्णाली, जो कि गंगा की सहायक नदी है। हम्पी कर्नाटक में स्थित एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। इसका नामकरण पंपा नदी के नाम पर किया गया है, जो कि तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम था, जिसके तट पर यह शहर स्थित है। ये विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की गई थी। इसे 1565 ईस्वी में तालिकोटा के युद्ध में दक्कन के मुस्लिम शासकों ने नष्ट कर दिया था। हम्पी के प्रमुख स्थल हैं अच्युताराय मंदिर, विट्ठल मंदिर, पट्टाभिराम मंदिर, कमल महल आदि। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।